Hi, day number 100 of 365. Every day means every day. Opportunities always show up at the house where hard work and gratitude live. Today is 10th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. वर्करी सेक्ट महाराष्ट्र में was founded by great bhakti saints like ध्यानेश्वर, तुकाराम and नामदेव जी. Who wrote famous Hindi work Padmavat? The answer is Malik Muhammad Jayasi. नाथुला is located in Sikkim. उत्तर प्रदेश का है ये फेमस फोक फॉर्म डांस फॉर्म जिसका नाम है कजरी. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट होता है 21 ऑफ जून को. आज के सवाल है विच इज द हाइएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड? हाइएस्ट रेल ब्रिज. इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सिचुएटेड? Golconda Fort is located in which Indian state? Which type of rocks are formed from the cooling and solidification of magma and lava? Which pass connects Mumbai to Nashik? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है occlude. Occlude का मतलब होता है block करना, obstruct करना, stop करना. On an opening, orifice or passage. फैक्शन का मतलब होता है गुटबाजी, गुट बनना, स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन, स्पेशली इन पॉलिटिक्स. बॉलीवार्ड का मतलब होता है मार्ग, अ वाइड स्ट्रीट इन अ टाउन और सिटी, टिपिकली जहां पर ऐसे ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, रेसिडेंशियल एरिया. देन सूटसेयर का मतलब होता है भविष्य वक्ता, एंड अ पर्सन सपोज टू बी एबल टू फोरसी द फ्यूचर, जो भविष्य बता सकता है. रेवर्ट का मतलब होता है सम्मान, फील डीप रेस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर. सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है. सो आज संडे है, आज भी आंसर राइटिंग नहीं है. अप्रैल 10th 2022. सो दिस इज द हिंदू. फर्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है और यहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अंडर मिस्टर इमरान खान, वो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो लूज किया है और गवर्नमेंट टॉपल हो गई है यहाँ पे. सो दिस इज दिस. SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक कट वैक्सीनेशन प्राइसेस. तो पहले 600 रुपए का था, अब 225 हो गया. वैक्सीनेशन का प्राइस कम हुआ है, प्राइसेस स्लैश्ड. प्लस जो 18 प्लस हैं उनके लिए अब थर्ड डोज जिसको बूस्टर डोज भी बोला जा रहा है वो अब ओपन हो गया है. सो दिस इज भारत बायोटेक एंड SII कट वैक्सीनेशन प्राइसेस. देन दिस इज अबाउट US के जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर दलीप सिंह का इंडिया विजिट हुआ था. इंडिया को काइंड ऑफ वार्निंग टाइप मैसेजेस सेंड हुए थे. तो ये फर्दर क्लैरिफिकेशन है कि इंडिया को वार्निंग नहीं था. रशिया sanctions were the focus of his visit. Then this news is about 6 BSF men run into jumbos in Odisha injured. Now see, this is a very serious matter. ये हमारा इंडिया का मैप है. Look at this area, look at this area, this and this. इस प्राइमरली इस जोन में एलिफेंट्स मिलते हैं और ये एलिफेंट कॉरिडोर्स कहलाते हैं. सो इसका मैंने हाई रेजोल्यूशन का पिक अभी सेंड भी किया है टेलीग्राम ग्रुप में, हैव अ लुक. ये जो एरिया है ना, यहाँ राइट ऑफ पैसेज, जैसे ऐसा बोला जाता है फॉरेस्ट एरिया है तो फर्स्ट राइट ऑफ पैसेज यहाँ पे एनिमल्स को मिलना चाहिए, एनिमल्स को मिलना चाहिए. दिस इज देयर होम, दिस इज देयर नेचर, इकोलॉजी. सो राइट ऑफ पैसेज एलिफेंट कॉरिडोर्स में मिलना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है, स्पेशली इस जोन में रेलवे ट्रैक्स हैं और एलिफेंट का हर्ड सामने आ जाता है और एक्सीडेंट्स होते हैं. हर मंथ हम एक न्यूज़ इससे रिलेटेड देखते हैं जहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में अगर ह्यूमन का डेथ होता है तब भी लॉस है, एनिमल का डेथ होता है तब भी लॉस है. सो दैट इज वाई दिस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, रूट कॉजेज को करेक्ट करना जरूरी है. और सच टाइप ऑफ जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ह्यूमन और एनिमल में, इसको स्टॉप करना जरूरी है. इसका हायर रेजोल्यूशन का एक बार आप पिक देखना. आई हैव शेयर्ड हायर रेजोल्यूशन पिक इन टेलीग्राम. ये सारे जो एरिया है ना, ये एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, एलिफेंट कॉरिडोर. प्राइमरली इतने सब जगह पे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं. ऑलराइट. देन जो नेक्स्ट न्यूज है, दिस इज, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, BSF
के जो फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो एक ट्रेनिंग सेशन के लिए गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में, चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में। और इस टाइम एनकाउंटर हो गया एलिफेंट से। सो वहाँ पे केओस हुआ और इंजुरीज हुई है। सेंचुरी जो है वो एलिफेंट कॉरिडोर है, इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। एलिफेंट्स फ्रॉम धिनकनल और कटक क्रॉस करते हैं महानदी रिवर को टू माइग्रेट टू सदर्न ओडिशा ड्यूरिंग द सेंचुरी एज देयर कॉरिडोर। एक्चुअली एलिफेंट हुआ, टाइगर हुआ, इनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए टू रोम अराउंड, घूमने के लिए। तो दैट इज वाई इनका कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होने लग गया है, बिकॉज वी ह्यूमंस आर एनक्रोचिंग इनटू फॉरेस्ट। एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस के कारण हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। सो दिस इज वाई शॉर्टेज ऑफ फूड भी है और पोचर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दिस इज वाई इन सब कलेक्टिव रीजंस के कारण ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज दैट। देन ये क्या है? ये हाउस बोट है। हाउस बोट है श्रीलंका। अ हाउस बोट फ्रॉम केरला फ्लोट्स ऑन होप इन श्रीलंका। हमारे लिए अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। इंडिया के अगर हम नेबर्स देखें तो यहाँ पे है श्रीलंका डिफिकल्टी, यहाँ पर है पाकिस्तान डिफिकल्टी, इधर है अफगानिस्तान डिफिकल्टी, नेपाल में फॉर सम हाउ यहाँ पे अभी नॉर्मलसी आ गई है, वरना यहाँ पे भी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था। देन बांग्लादेश में थैंकफुली यहाँ पे अभी पीस है, स्टेबल गवर्नमेंट है। म्यांमार में अगेन मिलिट्री कू हो गया है। सो दैट इज वाई जो हमारा नेबरहुड है, वी आर लिविंग इन अ डिफिकल्ट नेबरहुड। इसलिए इंडिया को भी यहाँ पे केयरफुली अपनी पॉलिसी स्ट्रेटेजाइज करना जरूरी है। एक सवाल था कि हम श्रीलंका को ऐसे हेल्प क्यों कर रहे हैं? बिकॉज श्रीलंका का स्टेबल रहना इज इन अवर फेवर। बिकॉज श्रीलंका में अगर क्राइसिस होगा तो ह्यूज नंबर पे माइग्रेंट इशू होने वाला है, माइग्रेंट्स इशू। और जैसे ही हमारा तमिलनाडु का स्टेट है और यहाँ पे जाफना, श्रीलंका में भी तमिल पॉपुलेशन है, ह्यूज अमाउंट पे ये माइग्रेशन का क्राइसिस होने वाला है जो हमारे स्टेट्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। सो दैट इज वाई श्रीलंका का स्टेबल रहना इज इन अवर फेवर। सो ये चीज है। देन दिस इज स्वीट एफर्ट, वर्कर्स प्रिपेयरिंग लड्डू टेम्पल में तेलंगाना में। 4 लाख लड्डूज आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन व्यू ऑफ सेलिब्रेशन दैट फॉल ऑन संडे, राम नवमी। सो दिस इज स्वीट एफर्ट। जो तिरुपति के लड्डू हैं, क्या उनको जीआई टैग मिला है क्या? आंसर जीआई टैग, तिरुपति के लड्डू। नॉर्थ इंडियन थिएटर स्टूडेंट्स लर्न यक्षगान मूव्स हियर। यक्षगान कहाँ का डांस फॉर्म है? ये है कर्नाटका का। तो यहाँ पर यक्षगान यहाँ पर इनको सिखाया जा रहा है उत्तर कन्नड़ा में। ये जो डांस फॉर्म्स होते हैं ये सारे हमें पता होने चाहिए। रिवीजन क्लास में हमने देखा था क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन से हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी एटसेट्रा। दीज आर डांस फॉर्म्स, क्लासिकल डांस फॉर्म्स। So this is this page. Next is Indian Air Force completes inquiry into accidental missile firing event. ये मिसाइल प्रोबेबली ब्रह्मोस थी। एक्सीडेंटली इसका फायर हो गया था, पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान ने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है वो चाइना से है, वर्क नहीं किया। और ये मिसाइल ने, ऑल्दो ये एम्प्टी थी मिसाइल, इसमें वॉर हेड नहीं था, बट 120-40 किलोमीटर पाकिस्तान गई और वहां पर इसको ड्रॉप कराया गया। बट दिस इज अनदर थिंग कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसने इसको डिटेक्ट नहीं किया। दिस इज अनदर थिंग। हमारे एंड पे ये कैसे मिसफायर हुआ इसकी इंक्वायरी जरूरी थी। सो इंडियन एयरफोर्स ने अभी इसको कंप्लीट कर लिया है इंक्वायरी मिसाइल फायरिंग इवेंट का। फाइंडिंग्स अभी लीगल वेटिंग होगा और फिर गवर्नमेंट को सबमिट होगा, देन वी विल टॉक अबाउट इट। ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस से 2 चीजें हमें जानना है। सुपरसोनिक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा, साउंड, सोनिक मतलब साउंड, सुपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा। इसको बोला जाता है मैक। जैसे रफेल है 2 मैक की स्पीड से चलता है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज है। सुपरसोनिक क्रूज, क्रूज का मतलब होता है ये प्लेन की तरह चलती है। इट इज नॉट लाइक अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की तरह नहीं है वो। कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स जो है हमारी वो होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है। दिस इज अ क्रूज मिसाइल। सो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मपुत्रा मॉस्कोवा इंडिया एंड रशिया सक्सेसफुल एंड वेरी वेरी केपेबल मिसाइल है ये ब्रह्मोस। हम इसका एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं और फिलीपींस इसका परचेजर बायर है। तो फिलीपींस को हमने सेल किया है ब्रह्मोस। अब फिलीपींस ने इसका स्टार्ट भी कर दिया, एंटी शिप मिसाइल बटालियन बनाएगा नेक्स्ट ईयर तक। फिलीपींस की भी बात करें तो फिलीपींस आता है साउथ चाइना सी में। फिलीपींस की कैपिटल बताओ, यहाँ कौन से बैंक का हेडक्वार्टर है?
अब फिलीपींस में बिकॉज प्रॉक्सिमिटी चाइना की है और चाइना साउथ चाइना सी में चाइना ट्राई टू बुली स्मॉलर कंट्रीज, इंडिया इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वेपन्स टू देम, सो दिस इज अगेन जियो स्ट्रैटेजी। प्लस हमें एक्सपोर्ट से बेनिफिट भी होता है, वेपन एक्सपोर्ट एक ह्यूज बिजनेस होता है, सो इससे एसेंशियल हमें इनकम भी होगी, सो दिस इज दैट। Then this is precedent waits for mediation as a dispute resolution tool. Mediation क्या होता है? डिस्प्यूट हुआ, उस डिस्प्यूट को हम कोर्ट के बजाय ऑल्टरनेट रिजोल्यूशन सिस्टम में समझौते के थ्रू सॉल्व करें। तो मीडिएशन से क्या होगा? एक तो स्पीड आ जाएगी, मीडिएशन थोड़ा इनफॉर्मल होता है, मीडिएशन में पैसे कम लगेंगे, दोनों पार्टी का अग्रीमेंट होगा, तो दिस इज अ बेटर वे। बहुत सारे केसेस होते हैं वो सिंपल मीडिएशन से सॉल्व हो जाते हैं, तो इसको फोकस करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा जुडिशरी मीडिएशन को भी अडॉप्ट करे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब ने कहा मीडिएशन जो जुडिशियल प्रोसेस है इसका एक्सेप्टेंस बढ़ाए। मीडिएशन में एवरीवन इज अ विनर बिकॉज अग्रीमेंट के थ्रू होता है, ये अग्रीमेंट दोनों पार्टी मान रही है, समझौता कर रही है, तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। One has to admit that the concept is yet to find widespread acceptance across the country, तो उसको ज़्यादा प्रमोट हम करें। सेकेंड जो यहाँ पे बात चल रही थी वो थी नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस की, मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये केवाडिया गुजरात में हो रहा था। अभी जो जुडिशरी का भी अंडरटोन है ना, वहाँ मीडिएशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हैवी यूजेज करने की यहाँ पे बात है। तो प्रेसिडेंट साहब ने ये बताया, और इसके अलावा स्विचिंग जस्टिस डिलीवरी में आईसीटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। एम किया नॉट चेंज फॉर सेक ऑफ चेंज बट चेंज फॉर द सेक ऑफ अ बेटर वर्ल्ड। दिस इज सच अ गुड लाइन, नोटेड डाउन। वॉट वी आर एमिंग एट इज नॉट चेंज फॉर सेक ऑफ चेंज। चेंज केवल चेंज के लिए ही नहीं करना है, चेंज करना है जब बेटरमेंट हो रहा है, चेंज फॉर द सेक ऑफ अ बेटर वर्ल्ड। तो ये कॉन्फ्रेंस है। सिमिलरली एनवी रमन्ना साहब ने भी बताया एडीआर मैकेनिज्म को हम इम्प्रूव करें, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इससे जो जस्टिस डिलेड जैसी सिचुएशन है वो ओवरकम होगी, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू बी केयरफुल, जस्टिस बरिड भी नहीं होना चाहिए बिकॉज जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का अक्सर क्रिटिसिज्म होता है, पार्टीज डिसीजन समझ ही नहीं पाती और रफा दफा हो जाता है, तो दैट इज जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। एक बैलेंस फाइंड करना जरूरी है और इसके लिए एक्टिव एफर्ट कोर्ट्स का, नेगोशिएटर्स का, इन सब का रिक्वायरमेंट होगा। ये जो एडीआर है ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन सेंटर, ये सब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है। प्लस यहाँ एक और बात कहा वो है फास्टर। फास्टर क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च हुआ। फास्ट एंड सिक्योर डिलीवरी होगा अर्जेंट कोर्ट ऑर्डर्स का एनक्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टेक होल्डर्स को, और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का। फास्ट होगा बिकॉज जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने कोई ऑर्डर दिया से दूसरी हाई कोर्ट को या दूसरे कोर्ट को, इस ऑर्डर के पास होने में भी बहुत टाइम लग जाता है, ट्रांसफर होने में अगर हार्ड कॉपी जा रहा है। क्यों ना हम उसे फास्टर के थ्रू भेजें और वो एनक्रिप्टेड हो, मतलब बीच में मिस यूज भी नहीं हो उसका। तो दिस इज फास्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रीबीज इज बैड फॉर इकोनॉमी। फ्रीबीज मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ब्राइबिंग टू द वोटर्स। फ्रीबीज इज अ पॉलिसी कॉल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ऑल्दो ईसीआई का मैंडेट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, बट फ्रीबीज अब ऐसा चीज है जिसमें ईसीआई ने कहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी और जनरल पब्लिक के कंसेंसस पे होना चाहिए, ईसीआई का इंटरवेंशन करेक्ट नहीं होगा। तो अगर फ्रीबीज जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है चुनाव के टाइम पे, उस टाइम पे कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फ्रीबीज कर देती है, हमें वोट दो, हम आपको सारा बस राइड फ्री कर देंगे, इतना आपको ये सामान मिल जाएगा। दिस इज फ्रीबीज। ये जो फ्रीबीज होता है ये हमें एक्चुअल मुद्दों से दूर दूर करता है, तो दैट इज वाई फ्रीबीज को कभी भी साउंड इकोनॉमिक्स भी नहीं बोला जाता है। और दिस इज लाइक पेनी वाइज पाउंड फुलिश। आप बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, छोटे से गेन के लिए आपने पूरा दिस पॉलिटिकल प्रोसेस ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो वोटर्स के लिए भी दिस इज नॉट अ राइट थिंग। फ्रीबीज फ्री नहीं होते हैं और फ्रीबीज एज अ कल्चर भी इट्स नॉट राइट। बट ईसीआई ने कहा है कि जो इरेशनल फ्रीबीज होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज अमाउंटेड टू ब्राइबरी, अनड्यूली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है वोटर को, इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं हो पाता। तो क्या ये अप्रोच करेक्ट है?
इलेक्शन बॉडी ने कहा कि ये पब्लिक कंसेंसस और इलेक्टोरल जो बॉडीज हैं उनके अकॉर्डिंग कंसेंसस से डिसीजन हो तो बेटर है। ईसीआई डायरेक्ट इंटरवेंशन करने में इधर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा एक अपील हुआ था, उसमें ईसीआई ने यही बताया कि ईसीआई एक्चुअली क्या वोटर्स जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको रजिस्ट्रेशन कराता है। पॉलिटिकल पार्टीज को दर्जा मिलता है कि वो नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, लाइक दैट। जो ईसीआई है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन में फ्रीबीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? फ्रीबीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भी तो वो रैशनल होना चाहिए, इररेशनल फ्रीबीज तो नहीं होना चाहिए। दिस इज द वे। सो लॉ मिनिस्टर ने ये भी बताया कि इतनी पार्टीज अभी रजिस्टर्ड है ईसीआई के पास। दिस इज द डेटा। सो द होल आइडिया इज कि क्या फ्रीबीज एक पॉलिसी ईसीआई को इंटरवीन करना चाहिए? फ्रीबीज क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है? प्रोटेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट ऑन इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, एंड दिस इज इम्प्रूव्ड जीएसएलवी टू बी रेडी बाय दिस ईयर। इसरो का एक पीडीएफ सेंड करना है, आई रिमेंबर। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, इस वीक में मैं कर दूंगा पूरा। इस वीक में इनफैक्ट बहुत स्पीड अप होने वाला है सारा पीडीएफ का वर्क। आई एम गोइंग टू रैपिडली शेयरिंग, गोइंग टू शेयर लॉट मेनी पीडीएफ्स। सारा कंपाइलेशन एटसेट्रा फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक ऑफ दिस अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा। सो ये प्राइमरली बात है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। क्रायोजेनिक होता है, सुपर कूल होता है, ठंडा अपर स्टेज का होता है। क्रायोजेनिक रॉकेट है, हाई टेम्परेचर होता है, स्पीड से मूव करता है। इसमें जो फ्यूल है उसको कैसे सप्लाई करें, जो उसका प्रोपल्शन है कैसे उसको बेटर करें, इन सब चीज़ों पे अभी इसरो वर्क कर रहा है। फिक्स्ड अप जीएसएलवी को और बेटर किया है, रिफाइन किया है। देन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल इज नेसेसरी। CO2 जो है आगे आईपीसीसी रिपोर्ट में भी कहा है मेजर कल्प्रिट है एनवायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग का। सो इसका रिडक्शन जरूरी है। संगीत नाटक और ललित कला अकादमी अवार्ड्स दिए गए। वेंकैया नायडू साहब ने ऑनर किया आर्टिस्ट को। आप जाकिर हुसैन हैं। 43 आर्टिस्ट को प्रेजेंट किया गया संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अवार्ड फॉर 2018 और ललित कला अकेडमी फेलोशिप नेशनल अवार्ड फॉर 2021 भी दिया गया 23 लोगों को। तो ये दोनों अवार्ड्स मिले हैं, संगीत नाटक अकेडमी और नेशनल अवार्ड्स, दिस ललित कला अकादमी एंड नेशनल अवार्ड्स। तो ये जो अवार्ड्स होते हैं ये बेसिकली नेशनल ऑनर्स के होते हैं। बेस्टो किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऑन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, टीचर्स, स्कॉलर्स अपने पर्टिकुलर फील्ड में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। कैटेगरीज में म्यूजिक, डांस, थिएटर होता है। एक कैटेगरी रिजर्व होती है फॉर ट्रेडिशनल, फोक एंड ट्राइबल डांस, म्यूजिक, थिएटर एंड पपेट्री के लिए भी। सो ये है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स। तो ये सारे नाम हैं, जैसे तबला के लिए मिला है, सत्रिया डांसर है जतिन गोस्वामी जी, ओडिसी के लिए सोनल मानसिंह जी को, तिरुवंदा मुरुदुर मरुदुर कुपैया आपको मिला है दिस कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ डांस के लिए। थिरुविदाई मरुदुर कुपैया आपको मिला है फॉर दिस डांस। तो ये सारे अवार्ड्स हैं। फिर 13 को म्यूजिक में भी मिला हुआ है, जैसे वोकलिस्ट है। हैव अ लुक, ये सारे डिफरेंट जो आर्ट एंड कल्चर है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्नेटिक म्यूजिक होता है और एक होता है दिस हिंदुस्तानी म्यूजिक। एक होता है कार्नेटिक म्यूजिक, एक होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। ये रजनी राजदान मैम ने इंटरव्यू में मुझसे पूछा था, कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है? आप बताओ, कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है? सो दिस इज दैट। फिर अनसंग हीरोज, नाउ सी, आपको मैं क्यों इतना बार बार बोल रहा हूँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75th ईयर है। हमें जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का हम इंक्लिनेशन भी देखें तो वो अनसंग हीरोज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। रेगुलर जो नाम होते हैं वो तो सबको पता होते हैं, बट कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उनको हम जाने पहचाने। तो जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी दिया नायडू साहब ने कि रॉबर्ट क्लाइव सबको पता है, बट फ्रीडम फाइटर्स और हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी, कोमाराम भीम जी, अलूरी सीताराम राजू जी, इनके कंट्रीब्यूशन हम इतने डिस्कस नहीं करते हैं। सो द पॉइंट इज यहाँ भी ड्यू रिकॉग्निशन और हाईलाइट करना कंट्रीब्यूशन को जरूरी है। तो ये सारे नाम जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम स्ट्रगल अलग से लिखा हुआ है सिलेबस में, प्रीलिम्स में इससे ज्यादा सवाल आएंगे। देन इवैक्यूएशन रिज्यूम हुआ। ईरान प्रेसिडेंट वाउज टू कंटिन्यू न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये अलग हेडेक है यहाँ पे। देन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रो स्विमर्स का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट टाइम्स हम जल्दी इसलिए भी कर लेते हैं स्पीड से, बिकॉज बहुत सारी थ्योरीज होती है ना, ये केवल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, और ये चीज़ें अभी स्टेबल नहीं हुई है। और जो चीज़ स्टेबल नहीं हुई इससे प्रीलिम्स या फिर जो जनरल सवाल है वो नहीं बनता है, बिकॉज फैक्ट्स अभी एस्टेब्लिश नहीं हुए। दैट इज वाई कोविड रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज आती थी, प्लाज्मा थ्योरी या एटसेट्रा, इसका बहुत ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं है। सो दिस वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, ताकि हमारी रेंज भी कवर हो जाए और एक सफिशिएंट सेलेक्टिव डेप्थ भी हो पाए। अब ये माइक्रो स्विमर्स है, इधर कॉन्सेप्ट बस समझना चाहिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है ड्रग डिलीवरी की। ड्रग डिलीवरी, दवाई जिस बॉडी के जिस पार्ट में हमें पहुंचानी है वहां तक वो ड्रग की डिलीवरी कैसे करें। प्राइमरली जो तरीका होता है कि उसे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करा दो मेडिसिन को, और वो पर्टिकुलर जगह जाके इम्पैक्ट कर देगी। बट क्यों ना हम इसमें और प्रिसीजन लाएं, तो वो चीज आती है जैसे ये माइक्रो स्विमर्स है। माइक्रो स्विमर्स क्या है? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन अगर चेंज करते हैं, ट्रिगर करते हैं लाइट से, तो इनको हम गाइड कर सकते हैं। माइक्रो स्विमर्स जो है वो 2 डायमेंशनल कंपाउंड है पॉलीकार्बन नाइट्राइड का, पॉलीकार्बन नाइट्राइड, हेप्टाजीन इमाइड। अब ये जो पॉली माइक्रो स्विमर्स हैं ये सेल्फ प्रोपेल करते हैं, एनर्जाइज्ड बाय लाइट होते हैं, और इससे क्या होगा, ये जो हमारी बॉडी फ्लूइड है उसमें मूव कर पाएगा, और जो पर्टिकुलर स्पॉट पे मेडिसिन डिलीवरी करनी है वो उसको कर पाएगा। सो दिस इज अगेन वन रियली गुड इन्वेंशन जो यहाँ पे इन्होंने किया है। माइक्रो स्विमर्स में सून हेल्प विद ड्रग डिलीवरी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्नैपशॉट सेक्शन आता है। अब जैसे इसमें एक ये है स्पाइनोसोरस काइंड ऑफ दिस, ये क्या है, दिस जुरासिक डायनासोर्स है काइंड ऑफ। तो स्पाइनोसोरस एक मिला यहाँ पे, रिसर्चर्स अब इसकी बोन्स से देख रहे हैं कि ये मैमल था, एक्वेटिक रेप्टाइल था, वाटर लविंग बर्ड था, ऐसे रिवर्स में हम देख रहे हैं। एक और वर्ड होता है कार्बन डेटिंग, दिस इज फेवरेट ऑफ यूपीएससी। कार्बन डेटिंग क्या होता है? टेल। कार्बन डेटिंग से भी हम एज फाइंड करते हैं, एज फाइंड करते हैं किसी भी सब्सटेंस या थिंग का। ओजोन क्लाइमेट चेंज, ओजोन 2 लेयर पे है, एक तो ग्राउंड लेवल ओजोन है जो बहुत पॉइजनस है, और दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होती है ये यूजफुल होती है, बिकॉज इनकमिंग यूवी रेडिएशन को ये ब्लॉक करती है। तो एक और स्टडी आई है नेचर क्लाइमेट चेंज की, लेवल ऑफ ओजोन अपर लोअर एटमॉस्फेयर में रेस्पॉन्सिबल था 1/3 ऑफ द वार्मिंग ऑफ वाटर। एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस का मतलब हम समझते हैं केवल CO2, विच इज रॉन्ग। ग्रीन हाउस गैसेज और भी बहुत सारी है, एंड ओजोन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैसेज। सो दिस इज दैट। देन दिस इज डब्ल्यू बोसॉन मास लेस देन एक्सपेक्टेड। अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स कैसे बना। अभी एक और एक्सपेरिमेंट आया, तो जो हम रेगुलर जो फिजिक्स है हमारी ट्रेडिशनल, उस पर सवाल उठ रहे हैं। जो बोसॉन है उसका मास जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो वन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। लर्निंग ग्रामर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बिल्ड देम इन द लैब। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर रूल्स होता है कि सेंटेंसेस कैसे बने, वर्ड्स कैसे बने, ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। सिमिलरली अगर हमें मॉलिक्यूल्स का ग्रामर पता चल गया कि किस तरीके से वो लिंक्ड होते हैं, किस तरीके से सेंटेंसेस जैसे बने, ऐसे केमिकल ग्रामर क्या है, रूल्स क्या है, तो हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी बना पाएंगे। तो वही है लर्निंग ग्रामर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बिल्ड देम इन द लैब। ओके, तो दिस इज केमिस्ट्री। एडिंग कलर्स टू अवर लाइव्स। एक इंडिगो रिवोल्ट हुआ था ना, इंडिगो रिवोल्ट मतलब एक्चुअली नील की खेती पे था। नील जो था वो केमिकली दिस इज अ डाई। इस आर्टिकल में प्राइमरली बताया है, जैसे जो ग्रीक्स के भी डॉक्यूमेंट देखें हम, तो जो इंडिगो था उसको प्रोनाउंस किया था इंडिकॉन। इंडिकॉन, इंडिकॉन मतलब इंडिया। सो एक थ्योरी ये है, जैसे सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर से फिर सिंध, हिंदिया, इंडिया ऐसे बना। सिमिलरली जैसे इंडिकॉन है, इंडिगो मिलता था, तो उसी से जो रूट वर्ड बाद में बना इंडिया। सो इस तरीके से इंडियन हुआ। दिस इज वन थ्योरी बिकॉज ऑफ दिस इंडिगो डाई। प्लस कॉटन के लिए भी इनका एक स्पेसिफिक ये लोगों ने नाम रखा था हिंडन, और उससे भी प्रोबेबली एक्चुअली क्या होता है, वर्ड्स ऐसे ही बनते हैं। रूट वर्ड्स जो होते हैं ना वो फिर अलग अलग इवॉल्व होते हैं ओवर द टाइम, और एक पर्टिकुलर डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। जैसे संस्कृत है, इससे बहुत सारे वर्ड है, मात्र है, इससे मैटरनिटी ऐसे हुआ। दीज आर लाइक रूट्स। तो रोमन्स ने भी इसको यूज किया। इंग्लिश बहुत ज़्यादा दिस डाई का कल्टीवेशन होता था, और इसी के रीज़न था कि इंडिगो रिवॉल्यूशन भी हुआ था। इंडिगो, जिसमें इंडिगो की खेती जो फोर्सफुली हो रही थी उस पर इन्होंने अपोजिशन किया था।
तो दिस इज दैट। अब ये जो लीव्स होती है प्लांट्स की, तो नॉट ओनली इंडिगो, हमारे पास और भी डिफरेंट कलर्स हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डाई है सुरंजित, इंडियन मलबरी से बनती है। फिर जैसे आल है, ओके, फिर एक ब्राइट येलो कलर मिलता है, चॉकलेट कलर मिलता है, कॉटन है। तो जैसे मंजिशा है एक, इससे इससे भी कलर मिलता है। सो रेड पिगमेंट मिलता है। तो ये सारी जो डाइज है ना, नेचुरल डाइज भी हैं, नेचुरल डाइज। और इंडिया हमेशा से कलरफुल रहता है, कलर्स का काफ़ी इंडिया में प्रेजेंस रहा है। सो बिकॉज ऑफ दीज कलर्स डाइज, नेचर से जो अवेलेबिलिटी है। सिंथेटिक डाई जो होती है ना, सिंथेटिक डाई में क्या होता है कि वो पॉल्यूटिंग होती है। सो दैट इज वाई जो कलर ऑफ नेचुरल डाई है उसको प्रेफर किया जाता है, अदरवाइज वो टॉक्सिक हो जाती है सिंथेटिक डाइज। कुछ और नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे नेपाल बर्बरी है। देन अपतनी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की यूज करती है इस कलर को अपने वीविंग में, कपड़ों में, दिस इज नेपाल बर्बरी, बारबरी। फिर वाइल्ड काना है। वाइल्ड काना जो है दिस इज अबाउट फ्लावर है, ऑर्नामेंट में यूज होता है, रेड कलर का है ये। ओके, हैव अ लुक, ये पूरा मैंने नोट्स में लिख दिया है। फिर इसी की तरह जो नेक्स्ट है वो है अबाउट दिस, जो पलास का होता है, टेसू पलास। तो ये है नेटिव सब कॉन्टिनेंट का है, ये रेड कलर का हो जाता है, होली के टाइम पे ये हमें मिलता है। पलास, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी इसे बोलते हैं। तो इस तरीके से कलर्स आते हैं। सो दिस इज एडिंग कलर्स टू अवर लाइव्स, नेचुरली पे फोकस करना है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो यहाँ प्राइमरली बताया पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत डिवीजन है, एक गवर्नमेंट नहीं चलती है यहाँ पे। आज तक 75 ईयर ऑफ हिस्ट्री में कभी भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने 5 ईयर्स कंप्लीट किए हो। तो जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, डेमोक्रेसी है, वो वीक फाउंडेशन है। कोड रेड है। कोड रेड अभी क्यों है? आईपीसीसी की रिपोर्ट के कारण। लेटेस्ट रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की, टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम कोशिश कर रहे हैं वो नजर आ नहीं रहा है, वो डिफिकल्ट लग रहा है। इवन जो 1.5 डिग्री का हमने कमिटमेंट किया था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी उस टाइम पे, उसके पहले जो टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री से ज़्यादा हम नहीं बढ़ने थे। ये हमने सेफ टारगेट्स बनाए थे, तो अचीव करना अभी डिफिकल्ट लग रहा है। और इससे क्या होगा? इरिवर्सिबल चेंज, डैमेज होगा एनवायरमेंट को। तो साइंटिस्ट ने वर्किंग ग्रुप 3 है। अब आईपीसीसी हमने पहले इंस्टीट्यूशन भी पढ़ा है, दिस इन रिवीजन क्लास। ये बेसिकली बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है। आईपीसीसी उसको साइंटिफिक रिसर्च फाइंडिंग एटसेट्रा वेरीफाई करता है और फिर एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करता है। इसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। आईपीसीसी रिपोर्ट के हिसाब से फिर दिस क्लाइमेट रिलेटेड जो प्लानिंग करनी है, बैटल्स हैं, चैलेंजेस ओवरकम करने हैं, वो इस रेफरेंस से करते हैं। सो दैट इज़ वाई आईपीसीसी रिपोर्ट का बहुत सिग्निफिकेंस है। हर 5-6 साल में रिपोर्ट्स आती है इसकी। अभी 6th रिपोर्ट आई है। 6th रिपोर्ट का भी वर्किंग ग्रुप 3 की फाइंडिंग आई है। ये साल भर ऐसा चलेगा अभी आईपीसीसी का। ये जो रिपोर्ट है बहुत क्रेडिबल मानी जाती है। साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट बताती है रिपोर्ट। इम्पैक्ट क्या हुआ क्लाइमेट चेंज का। जो कॉप है, ग्लासगो समिट भी हुआ था। कॉप की जो पार्टीज हैं वो कोशिश कर रही हैं, जैसे हमने नेट जीरो बताया, प्राइम मिनिस्टर ने पर हमारे पंचामृत बताया, जैसे 2070 तक हम नेट जीरो होंगे, हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे। तो ये भी है। प्लस हम इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी कर चुके हैं पेरिस डील में। ये चीजें भी क्या कंप्लीट सफाइज होगी, सफिशिएंट होगी क्लाइमेट चेंज बैटल में? दिस वी नीड टू सी। साइंटिस्ट हैं अब ये भी बोल रहे हैं कि अगर क्लाइमेट बैटल को फाइट करना है तो ग्राउंड में, ग्रास रूट लेवल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। फॉरेस्ट कम्युनिटी का, इंडिजिनस ट्राइब्स का, बिजनेस का, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों का हेल्प ज़रूरत होगा क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में। तो ये जो लेटेस्ट अभी आया है ये 3rd इंस्टॉलमेंट है आईपीसीसी 6th रिपोर्ट का। इस साल ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी। की मैसेजिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस कल्प्रिट है ग्लोबल वार्मिंग का, और ग्रीन हाउस गैसेस में भी जो CO2 है वो प्राइम कल्प्रिट है। फॉसल फ्यूल्स जो है उसको कम करें, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करें। सेवरल लो एमिशन टेक्नोलॉजीज जो हमें फाइंड करनी चाहिए, हम ऑल्टरनेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसको हम स्पीड अप करें, बिकॉज इनोवेशन इज रिक्वायर्ड, ऑल्टरनेटिव रिक्वायर्ड है। हम अभी तक फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, क्लीन एनर्जी का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। फाइन, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन आर गुड बट नॉट सफिशिएंट। क्लोज गैप करो डेवलपिंग और डेवलप में। इसमें इंडिया हमेशा एक और पॉइंट रखता है, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी रेगुलर टॉक्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग को हम लिमिट करें,
मीथेन जो है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है, मीथेन का भी, बट प्राइमरली ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो प्राइमरली ग्रीन हाउस गैस जो है, और बिकॉज ऑफ CO2 जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। तो रेगुलर यही टॉक्स है, इस पे हमने आंसर राइटिंग भी किया है। एडिशनल पॉइंट्स आप इसमें ऐड करना। इम्प्लीकेशंस रिपोर्ट के क्या होंगे? इंडिया वैसे भी नेट जीरो के लिए कमिटेड है 2070। हमारी पॉलिसीज देखो तो सोलर पैनल पे भी हमने एम्फेसाइज किया है, सो दिस इज देयर। अब ये पाकिस्तान का है। दिस इज हैज मुल्ला पेरियार डैम बीन चेंज, पैनल बीन चेंज। अब इसका स्टोरी भी कई बार देख चुके हैं हम। मुल्ला पेरियार जो डैम है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा इसकी सुपरवाइजरी कमेटी का। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट होगा तमिलनाडु और केरला से, और ये जो पैनल होगा, कमेटी होगा, ऑन पार वर्क करेगी NDSA कमेटी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का, जो अभी डैम सेफ्टी एक्ट 2021 से बनाई गई थी। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी अभी एक्टिवेटेड नहीं है, सो फॉर टाइम बीइंग एक ये जो नई कमेटी है मुल्ला पेरियार डैम की, वो मुल्ला पेरियार डैम में कितना वाटर लेवल है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगी, इन सब चीजों को वो फोकस करेगी। तो केरला का ये 126 साल पुराना मुल्ला पेरियार डैम है। अब डैम का यूनिकनेस ये है, दिस इज ओन्ड ऑपरेटेड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु, बट इट इज लोकेटेड इन केरला। ओन्ड ऑपरेटेड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु, बट दिस इज लोकेटेड इन केरला। तो तमिलनाडु के जो 5 जिले हैं उसके लिए इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो पावर के लिए ये डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। 79 में यहाँ पे कंट्रोवर्सी चालू हो गई जब पता चला डैम की स्टेबिलिटी वीक हो रही है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी वीक हो रही है। तो केरला ने ऑब्जेक्शन उठाया, इसका वाटर लेवल कम करो, बिकॉज दिस डैम इज इन केरला। 136 फीट पे ले आए 152 से, बिकॉज डैम अगर कोलैप्स होगा तो केरला को लॉसेस होंगे। प्लस पिछले कुछ टाइम पे केरला में इतने ज्यादा लैंडस्लाइड्स एटसेट्रा भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, सो केरला का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है। सो ये फिर लिटिगेशन चालू होता है, फिर ये बात होती है 142 फीट कर दो 152 की बजाय। तमिलनाडु को अगर पानी इससे नहीं आता है सफिशिएंट, तो इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ वाटर शॉर्टेज होने लग जाता है। सो तमिलनाडु फोर्स करता है कि वाटर लेवल बढ़ाएं इसका 152 फीट। केरला बोलता है नो, दिस इज वेरी रिस्की, 136 तक रखें। इस पूरे बैकड्रॉप में डैम सेफ्टी एक्ट 2021 भी आता है, जो एक स्टैंड अलोन चीज है, जो सारे एस्पेक्ट्स ऑफ डैम, बिकॉज इंडिया में ज्यादातर डैम पुराने होते जा रहे हैं, यहाँ सिल्टेशन भी है, इनका फाउंडेशन भी वीक हो रहा है। तो ये एक एक्ट है, स्टैंड अलोन एक्ट है, सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ डैम्स के लिए। अब इसके बाद ये बात होता है कि फिलहाल जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये जो कमेटी रहेगी, सुपरवाइजरी कमेटी, वो मुल्ला पेरियार डैम का इंस्पेक्शन करेगी। ये यहाँ पे मैटर अभी क्लोज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अभी सुपरवाइजरी कमेटी कंटिन्यू करेगी, इन फ्यूचर फिर ये जो नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट के थ्रू सेफ्टी अथॉरिटी बनेगी वो फिर इसको टेक ओवर करेगी इन फ्यूचर, बट नॉट नाउ। सो सॉल्यूशन फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश है। ये नया वेरिएंट है XC का, डिफिकल्ट टू डायग्नोस है। ये जो बॉडी है ना, ये सारे वेरिएंट्स जो जीनोम सीक्वेंसिंग देख रही है, वेरिएंट्स को ट्रेस कर रही है। व्हाट इज दिस? इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टियम। जेनोमिक कंसोर्टियम ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ लेबोरेटरीज हैं बहुत सारी। Pivotal moment for China next decade, shattering glass ceiling. Now see, Supreme Court of the US is set to get its first black woman justice. This is again big news. Shattering glass ceilings. This is important. तो एक ये नाम भी याद रखना है। WTO के चीफ कौन है, इनका नाम भी याद रखना है, WTO का चीफ। और जिस तरीके से अभी जो बात चल रही है वो होता है हमेशा जेंडर इक्वालिटी का। जेंडर इक्वालिटी इज अ मस्ट। दैट इज वाई आप देखो NDA हुआ, दिस डिफेंस एकेडमी हुआ, या फिर से आप फौज में परमानेंट कमीशन का भी हुआ। द पॉइंट इज, जो प्रोफेशनलिज्म है, वर्क शुड बी वर्क, वर्क शुड नॉट बी डिवाइडेड लाइक दिस इज जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए, वर्क शुड बी वर्क। सो दिस इज दैट। श्रीलंका को इतना पैसा चाहिए टू स्टेव ऑफ क्राइसिस। ISMA ने बताया शुगर आउटपुट इतना होगा। CAI कॉटन एस्टिमेट बता रहा है, बेल्स जो कॉटन होता है ना, इसका ऐसा बेल्स बनती है, बेल। एक्चुअली कॉटन जो होता है ये ज़्यादा मिलता है ब्लैक सॉइल, वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा है। और कॉटन जो होता है ये फ्लावर होता है, दैट इज़ वाई इसको फ्रॉस्ट नहीं चाहिए होता है। फ्रॉस्ट हेट्स कॉटन, हेट्स फ्रॉस्ट, बट अब वो फ्लावर डैमेज हो जाता है, तो कॉटन एस्टिमेट इतना कम हुआ है। इंडिया हैज लोवेस्ट टेक टैलेंट डिमांड सप्लाई गैप। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। AI असिस्टेड डिजिटल आउट ऑफ होम मीडिया बिगेस्ट डिसरप्टर अभी होने वाला है। देन दिस इज मूवी बिज।
और ये स्पोर्ट्स है। ऑलराइट, तो आज आंसर राइटिंग हम डिस्कशन करते हैं। आंसर राइटिंग आज नहीं है, आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल के आंसर्स। सो ये 2 सवाल थे। पार्लियामेंट्री कमेटी रोल्स, मैंडेट एंड सिग्निफिकेंस। मैंने एक वीडियो बनाया था कल जिसमें बुक्स को कैसे पढ़ना है, तो इसी तरीके से ना बुक्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, अंडरलाइन करो, रीड करो, राइट करो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस एक सिंगल बुक में कवर है। इससे क्या एफिशिएंसी आ जाती है, कम समय में हम ज्यादा चीजें कवर कर पाते हैं। सो दिस इज गुड। पार्लियामेंट्री कमेटी, सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव को भी कंपाइल करना था, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स। सो दीज आर द सबमिशंस, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। सो दिस इज देयर। फर्स्ट जो आंसर है वो आशा ने लिखा है। दिस इज वेरी गुड आंसर। वंस अगेन, सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव क्या है, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? पिछला पूरा 1.5-2 साल केवल यही एक बजवर्ड बना है, आत्मनिर्भर। सो दैट इज वाई इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी इसके स्पेसिफिक स्कीम से क्वेश्चंस बनेंगे। इकोनॉमी, इंफ्रा, सिस्टम्स, डेमोग्राफी, डिमांड। सी वेरी गुड। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? फिर रिफॉर्म्स नीड ऑफ द आवर है। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुआ? सी सेल्फ रिलायंट डिफेंस में बनना है। अभी हमने पॉजिटिव लिस्ट की भी बात किया था, नेगेटिव लिस्ट की भी बात किया था। सेल्फ रिलायंट बनना है एवरी एस्पेक्ट जो है, चाहे वो इकोनॉमी हो या डिफेंस हो, एवरीवेयर आत्मनिर्भर। इवन कोविड में भी हमने मेडिसिन, ड्रग्स एटसेट्रा में सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया था। इसमें लेबर सेक्टर है, चॉइस ऑफ फार्मर, कोल सेक्टर है, एयरक्राफ्ट एयर स्पेस है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन है। नाउ सी, यहाँ से सवाल आएंगे। प्राइम मिनिस्टर ई विद्या, मनोदर्पण, निपुण भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो सी द यूटिलिटी। हम एक आंसर राइटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। आप एक आंसर राइटिंग कर रहे हो, उससे आपको डिसिप्लिन आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत सारा अलाइड चीजें हैं वो कवर हो रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। सोलर पावर हुआ, पीएम गति शक्ति हुआ, अब इससे एक सवाल आ जाएगा। दिस इज सो गुड, वेरी गुड। विश्वजीत, दिस इज अबाउट प्रिपेयर अ नोट ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी। सो ये पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आपने बताया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मेंशन्ड है। एक्चुअली एक सारा काम अकेला स्टैंड अलोन पार्लियामेंट नहीं देख सकता, वर्क को अलोकेट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है कि आप कैग की रिपोर्ट देखो, आप दूसरा जनरल पर्पस देखो, लाइक दैट। कॉमिटी के थ्रू वर्क होता है, इससे एफिशिएंसी आती है। जैसे पैक, एस्टिमेट, और दिस इज पब्लिक अंडरटेकिंग। फंक्शंस हैं अंडर दिस, राज्यसभा कौन सी है, लोकसभा कौन सी है, इंक्वायरी। वेरी नाइस, इससे सवाल आते हैं। लक्ष्मीकांत इज अ वेरी गुड बुक, उसमें बहुत सिस्टमैटिकली इसको दिया है। सो वेलफेयर के लिए बताया आपने। दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड आंसर। देन आकांक्षा, दिस इज अगेन गुड। संसदीय समिति के बारे में बताया। लक्ष्मीकांत बुक रिवाइज और इसको कंसोलिडेट करिए, इससे सवाल आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी एस्टिमेट कमेटी पूछा है, कभी पैक पूछा है, वेरी फ्रिक्वेंट इससे क्वेश्चंस आए हैं। रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन गुड। स्लोगन फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया में क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, मेक फॉरवर्ड, ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन। एक्सीलेंट, ये चीज आप ऐसे में लिखना, आपको बहुत फायदा होगा। देन जर्नी ऑफ सेल्फ रिलायंट के बारे में भी बताया। डिफेंस, स्पेस, एविएशन, मिनरल। एक्सीलेंट। रिफॉर्म्स क्या है? सो इट इज लाइक जो क्राइसिस है उसमें अपॉर्चुनिटी है, रिफॉर्म्स भी करने हैं और रिलीफ भी देना है। दिस इज गुड। कोविड-19। सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन रियली गुड, इससे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी कमेटी है, मेंबर्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, रोल क्या है, कैग का फ्रेंड कौन सी कमेटी होती है? आंसर। नाउ दिस इज आकांक्षा। जो सेकंड है क्वेश्चन वो है अबाउट केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर कोविड-19, उद्देश्य, स्तंभ क्या है, प्रमुख सुधार। सो रिफॉर्म्स भी हैं, रिलीफ भी है, आर्थिक। वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। नीतिगत मुद्दे हैं और देन रक्षा क्षेत्र, चीन पर निर्भरता, विनिर्माण करें, उपलब्ध अवसर, आगे का। एक्सेलेंट। देन दिस इज मीनू, वेरी वेल रिटन। इंट्रो, क्लासिफिकेशन, स्टैंडिंग कमिटी, फाइनेंशियल, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक बार एस्टिमेट कमिटी से आया था, इसमें लोकसभा से ही मेंबर्स होते हैं। एडहॉक कमिटीज है, वेरी गुड। सेकंड सेल्फ रिलायंट पे बनाया था, इसके पिलर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। सी सच अ सिंपल एक्सरसाइज जो हमें सबको करना चाहिए। आंसर राइटिंग क्वेश्चन अच्छे से देखो, उसको सिलेबस से कनेक्ट करो, सिलेबस से कनेक्ट करने के बाद उसको लर्न करो और राइट इट डाउन। इससे बहुत बेनिफिट होगा इस सिंपल सी एक्सरसाइज से। सुंदर, दिस इज अगेन वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक। पार्लियामेंट्री से सवाल हर साल आता है पार्लियामेंट्री कमेटी से।
स्टैंडिंग है, वेरी नाइस, डिपार्टमेंट कौन सा है, देन दिस इज रियली रियली गुड। डे टू डे बेसिस पे वर्क कैसा हो रहा है, सी जितना हम लिख रहे हैं हमारा फ्लो भी हो रहा है, जल्दी जल्दी लिखना भी आ रहा है, यही चीज आपको मेन एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। इवन प्रीलिम्स में भी इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएंगे। देन ये आपने कमिटी के बारे में बताया, सेल्फ रिलायंस के बारे में बताया, सी ये सारे एरिया इंपॉर्टेंट है, स्पेस, डिफेंस एक्सेट्रा, गुड। शीतल, दिस इज अगेन वेरी गुड। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन, फाइनेंशियल कमेटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एडॉक, ये सब रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है। मैं वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन एक्सेट्रा, गुड। शिखा, दिस इज अगेन वेरी नाइस। 5 पिलर्स क्या है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएलआई हुआ, प्रोडक्शन लिंक्ड, या फिर दिस पीएम गति शक्ति हुआ, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभम, दिस इज रियली गुड। 5 पिलर्स क्या है, अप्रोच आपका बहुत अच्छा होता है, सेल्फ रिलायंट। 5 दिस ट्रांश, अब देखो फर्स्ट ट्रांश, सेकंड ट्रांश, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पॉजिटिव्स क्या हुए, और वोकल फॉर लोकल, वेरी गुड। पार्लियामेंट्री कमेटी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है। रिक्वायर्ड क्यों है, टाइप्स क्या है, फिर फाइनेंशियल कमेटी, बहुत अच्छे से हमने इसको लिख के कंप्लीट किया। सबको लिखना चाहिए, जितना आप दूर होते जा रहे हो ना अपने ग्रेजुएशन, स्कूल, कॉलेज डेज से, उतनी आपकी राइटिंग एबिलिटीज कम हो रही है। सो दैट इज वाई यू शुड राइट, अदरवाइज आपको आएगा बहुत कुछ बट आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। सो लिखना बहुत जरूरी है। सेल्फ रिलायंट इंडिया, रजिया, वंस अगेन वेरी गुड आंसर, आपके टॉप नॉच आंसर्स होते हैं। थीम ऑफ फोकस क्या है, एंड द अप्रोच इज ऑल्सो रियली गुड, जिस तरीके से आप अप्रोच करते हो, सिलेबस से लिंक करते हो, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा मेन एग्जामिनेशन में। आपदा में अवसर, फोकस एरिया, व्हाई वाज इट रिक्वायर्ड, चैलेंजेस, फैंटास्टिक, अपॉर्चुनिटीज, व्हाट नीड्स टू बी डन, सी सच अ गुड स्ट्रक्चर, वेरी नाइस। राम नरेश, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और आपके आंसर्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। Why do we need parliamentary committee? See, classification, very very objective and precise, very nice. Financial etc, good. Then significance etc, very good. Then this is Priyanka, very good. Atmanirbhar Bharat क्या है, vision, different pillars, purposes, see presentation भी बहुत अच्छा है, content भी बहुत अच्छा है, and this is very very doable copy जो हम actual exam condition में produce कर सकते हैं। ई विद्या, दीक्षा, मनोदर्पण, वन नेशन वन राशन, वे फॉरवर्ड, एक्सेलेंट। ममता, दिस इज अगेन रियली गुड। क्लासिफिकेशन किया आपने, कॉमिटीज टू इंक्वायर, वेरी नाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, कोई स्पेशलिटी पूछ लिया जाएगा कमिटी का, लाइक दैट। शुभांगी, दिस इज अगेन गुड। पार्लियामेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है। एग्जीक्यूटिव, एग्जाम्पल्स, सिग्निफिकेंस, वेरी नाइस। पावर है, सी दिस इज रियली रियली गुड, इसको रिवाइज करना है, जो भी आप आंसर प्रिपेयर कर रहे हो रिवीजन इज मस्ट। कमिटी स्क्रूटिनाइज करने का, वेरी नाइस। सेल्फ रिलायंट में इंडिया इनिशिएटिव है, एम क्या है, बिजनेस, वेरी गुड, MOFPI। रिया, दिस इज अगेन एक्सीलेंट, एम क्या है, 5 पिलर्स, 1 2 3 4 5, सेल्फ रिलायंट, देन 5 ट्रांश इसके बताया आपने, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये स्कीम, ई विद्या, दीक्षा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड देन वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। पार्लियामेंट्री कमेटी, 1 क्वेश्चन श्योर शॉट यहाँ से आता है, वेरी नाइस। रूल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी बताया आपने, गुड। बनानी, दिस इज अगेन गुड। कोविड-19 के बैकड्रॉप में सेल्फ रिलायंस, अब ये कहना जरूरी था कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि हम आइसोलेशन में वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये है हम कैपेसिटी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 पिलर्स है, रिफॉर्म्स हैं, दिस इज गुड। देन थर्ड ट्रांश, फोर्थ, फिफ्थ, वोकल लोकल, प्रॉब्लम्स एंड कंक्लूजन, वेरी नाइस। Then this is Rajia, again this is parliamentary committee, and again very good answer, see this is really really good। दैन इंक्वायरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, डिफ्रेंशिएट भी किया, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बताया आपने, वेरी गुड। स्क्रूटिनाइज, और सी अंडर राज्यसभा, कितना अच्छे से सैग्रीगेट किया है, इसी से एक MCQ बन जाएगा, वेरी गुड। लोकसभा, एक्सेलेंट, दिस इज वेरी गुड आंसर, क्वालिटी आंसर। अदिति, दिस इज अगेन वेरी नाइस। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, इससे सवाल आएंगे, पॉलिटी के सवाल गलत नहीं होने चाहिए, ये सब सिटर्स हैं। स्टैंडिंग, एडॉक, स्कोर यहीं से बढ़ता है, वरना कुछ सवाल तो आउट ऑफ द वर्ड आने ही है, वो मतलब बनते हैं नहीं बनते हैं, बट ये हमेशा बनने चाहिए ये वाले सवाल, ओके। सो दिस इज रियली गुड। एंड कमिटीज, एडहॉक, इंक्वायरी, वेरी नाइस, ये पूरा रिवाइज हो गया। लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट अपना इस मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारी बुक कंप्लीट हो जाएगी, ओके।
So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.